नमस्कार, मेरा नाम सतीश है। आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल आर्टिकल चैनल को। साथियों, जैसे ही 2024 का चुनाव हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वह बहुत फीका पड़ गया है, जिसके कारण कभी भी बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा अकेले पार नहीं कर पाई है। उसे अपने साथियों के साथ गठबंधन के कारण ही उनकी सरकार बन पाई है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनलों में आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलके एक दूसरे के साथ वार पे वार कर रहे हैं, जिस पे जो आम जनता है उसका ध्यान भटक जाए, वह इस विषय पे सोचे ही ना, बात ही ना करे। बीजेपी व आरएसएस के झगड़े का मेन कारण जो है वह क्या हो सकता है, वह क्या कारण है जिसके कारण आरएसएस आज प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रही है, उनको घेरने की कोशिश कर रही है। वह कौन से कारण जो आरएसएस कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर आंखों पे बैठा के रखती थी, आज वह प्रधानमंत्री की आलोचना क्यों कर रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री अब आरएसएस समझ चुका है कि प्रधानमंत्री का जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया था कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, वह अब ख़त्म हो चुका है। ओबीसी की अधिकतर जातियाँ यह समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी, एससी, एसटी व पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन कभी उनको न्याय दिलाना नहीं चाहते हैं। इस कारण इस चुनाव में ओबीसी और एससी और एसटी के अधिकतर वोट दूसरी तरफ शिफ्ट हुए हैं, जिससे आरएसएस चिंतित हो गई है, क्योंकि वह अब सत्ता से दूर जाने लगी है। क्योंकि मोदी का ओबीसी वाला चेहरा पर्दा उसका फाश हो चुका है, अब कोई उन्हें ओबीसी के नाम पे वोट नहीं देना चाहता है। इस कारण आरएसएस यह नैरेटिव सेट करना चाहती है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह ओबीसी, एससी, एसटी को न्याय दिलाने में विफल हुए हैं, जिसके कारण संघ उनका विरोध कर रहा है, उनके विरोध में खड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ के पीडीए वर्ग को, यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग को, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग को यह ध्यान देना होगा कि संघ कभी भी आपको सत्ता में देखना नहीं चाहता है, आपको भागीदारी देना नहीं चाहता है। वह केवल आपके बीच का नेता आपके बीच लेके आएगा, खड़ा करेगा, और अधिकतर एमपी, एमएलए उनके अपर कास्ट के ही लोग होंगे। वह यह तर्क देंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी में कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो चुनाव जीत के हमें दिला सके। इस कारण मुझे अपना टिकट अपर कास्ट में, ब्राह्मण क्षत्रिय में ही देना पड़ता है, लाला में देना ही पड़ता है, नहीं तो हम चुनाव ही ना जीत पाए। ऐसा नैरेटिव सेट करेंगे और ऊपर से ये दिखाएंगे कि आपके ही बीच का एक व्यक्ति जो ओबीसी का है या एससी, एसटी का है वह हमारा नेता है, लेकिन दरअसल वह नेता नहीं होता है। जब वह नेता अपनी मर्जी से काम करेगा तो यही संघ आरएसएस जो है उसको डिफेम करेगा, उसको परेशान करेगा। इस कारण ओबीसी, एससी, एसटी को मैं पहले से सचेत करना चाहता हूँ कि आरएसएस के इस नैरेटिव में आपको फंसना नहीं है। आपको यह देखना होगा कि आपके बीच का कौन नेता है, कौन नेता है जो आपके न्याय की बात करता है, आपको न्याय दिलाने की बात करता है। अगर संघ ओबीसी, एससी, एसटी को अगर सही में भागीदारी देना चाहता है तो वह जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराता है? जब तक जातिगत जनगणना होगी नहीं, तब तक किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन कितने हिस्से पे काम कर रहा है, किसको कितनी रोटियां मिल रही हैं, किसके यहाँ रोटियां सड़ी जा रही हैं, और कौन है जिसके यहाँ
एक भी रोटी नहीं पहुंची है, वह भूख को क्यों मर रहा है, ये सब पता कैसे लगेगा। तो आरएसएस यदि वाकई में समाज से छुआछूत जातिवाद को ख़त्म करना चाहती है तो अपने संघ में जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले उनके नाम के आगे से उनकी जाति का, उनके वर्ण का स्ट्रक्चर हटाना होगा। वह केवल अगर हिंदू नेटिव पे ही काम करना चाहते हैं तो सभी अपने नाम के बाद हिंदू लिखना शुरू करें, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। उसको अपने जाति का नहीं, बाकी अपने धर्म का नाम रखें, तब जाके यह संभव हो सकेगा कि वहाँ छुआछूत खत्म होगी। जब लोगों के पास धन संपदा बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव कम हो जाएगा या लगभग शून्य हो जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगा। नमस्कार।